भारत का प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है लेकिन वापस लौटती है उसकी लाश। इस पर घाव थे, खून था। लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस मौत के 60 साल बाद भी इस बात का जवाब क्यों नहीं मिला कि आखिर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। उनको वहां पर जो दूध दिया गया था उसमें जहर था या नहीं। अनेक सरकारें आई और गई लेकिन किसी भी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं की। ऐसे में शक और गहरा हो जाता है कि शास्त्री जी की मौत सिर्फ मौत थी या मर्डर था। और अहम सवाल, अगर मर्डर था तो हत्यारा कौन था। इस वीडियो के आखिर तक आप सब कुछ जान जाएंगे। तलवार के नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। भारत चीन से युद्ध हार चुका था, भारत जख्मी था, लेकिन इधर 1965 में पाकिस्तान से भी जंग छिड़ गई। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में हुई इस 65 की लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी। भारत की सेना लाहौर तक जा चुकी थी, लेकिन दोनों देशों में सुलह करवाने के लिए रशिया से मध्यस्थता की पेशकश आई और दोनों देशों को पीस एग्रीमेंट के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आने के लिए राजी किया, जो उस दौर में सोवियत संघ के कंट्रोल में आता था। इस समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान से बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति आयूब खान वहां आए थे और भारत की ओर से गए थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और उनके साथ अनेक लोग, कुलदीप नैयर, सजीव जगन्नाथ, डॉक्टर चुग और उनके कुक रामनाथ, इनके अलावा भी और लोग थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो गया। दोनों देशों ने उस समझौते पर दस्तखत किए और युद्ध में जीती जमीनों को वापस लौटाने को राजी हो गए। कहा गया कि इस निर्णय से शास्त्री जी खुश नहीं थे, लेकिन उन पर वहां पर यह करने के लिए दबाव बनाया गया था। यहीं से शुरू होती है सारी कहानी। अब मैं आपको शास्त्री जी की आखिरी तस्वीर दिखाता हूँ, जहाँ वो अपने होटल के रूम में टहलते हुए नजर आए थे। ये है तस्वीर। शास्त्री जी बेचैन थे। शास्त्री जी इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि उनके समझौते को लेकर देश में कैसी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने जगन्नाथ को अपने घर पर फोन मिलाने के लिए कहा। शास्त्री जी की अपनी बेटियों से बात हुई, उनसे समझौते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। फिर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता जी के बारे में पूछा कि उन्हें कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी उदास हो गए थे और अपने सहयोगियों से कहा कि जब घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा तो बाहर वालों को क्या ही अच्छा लगेगा। शास्त्री जी को दिल्ली से फोन आया था कि समझौते की विपक्षी नेता सुरेंद्रनाथ द्विवेदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजी पीर और टीथवाल से भारतीय सेनाओं को पीछे हटाने की आलोचना की है। उस रात शास्त्री जी को अधिक भूख नहीं थी, लेकिन उन्होंने हल्का भोजन किया था। अब गौर से सुनिए इस कहानी को, यही सारा खेल है। यह भोजन उनको अपने कुक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टी.एन. कोल के कुक जान मोहम्मद ने बनाकर दिया था। शास्त्री जी ने भोजन किया और फिर उन्हें रात करीब 11:30 बजे दूध का गिलास दिया गया और फिर सब अपने अपने कक्षों में सोने के लिए चले गए। आधी रात को करीब 1:15 बजे शास्त्री जी जागे और उन्हें तेज खांसी हुई। वो जिस रूम में थे वहाँ न कोई टेलीफोन था न कोई घंटी। शास्त्री जी खुद उठकर अपने स्टाफ को दूसरे रूम में जाकर डॉक्टर के लिए कहा। जब तक शास्त्री जी के लिए डॉक्टर चुग वहां पर आते उससे पहले शास्त्री जी की मौत हो चुकी थी। उन्होंने हालांकि आनन फानन में इंजेक्शंस दिए, लेकिन वो शास्त्री जी के लिए किसी काम के नहीं थे। शास्त्री जी अपनी मिट्टी से दूर मिट्टी हो चुके थे। ऑफिशियली कहा गया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे और उनको उससे पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की खबर रातों रात फैल गई। सुबह करीब 4 बजे सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी ने सत्तारोव नाम के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया, क्योंकि केजीबी को शक था कि शास्त्री जी को किसी ने जहर दिया है। उसके बाद केजीबी ने कुक जान मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया और उनसे गहन पूछताछ की, क्योंकि किसी पराये देश के प्रधानमंत्री का उनकी जगह पर रहस्यमयी तरीके से मर जाना कोई आम बात नहीं थी। अब यहाँ समझिए केजीबी को कैसे शक हुआ कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है और जान मोहम्मद को गिरफ्तार क्यों किया गया था, जबकि यह कहा गया था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगले दिन यानी 11 जनवरी 1966 के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत लाया गया। एयरपोर्ट और मार्ग पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। देश की मिट्टी से उपजा माटी का लाल देश से सकुशल विदा हुआ था, लेकिन लौटा तो अपने साथ शोक की लहर लाया। समूचा राष्ट्र हतप्रभ था, लेकिन उसी घड़ी एयरपोर्ट पर कुछ चेहरे भी कैमरे की आंख से नहीं बच पाए थे, जिनके चेहरों पर मुस्कान थी। पता नहीं ये हंस रहे थे या फिर मेरी ही दृष्टि में कोई दोष है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेड बॉडी को दिल्ली लाया गया तो उनके घर वालों ने देखते ही कह दिया था कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है।
शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने भी कहा कि उन्हें जहर दिया गया है। अब मैं यहाँ बता दूं कि केजीबी के शक का अभी तक किसी को पता नहीं था। सबको यही पता था कि शास्त्री जी का निधन हार्ट अटैक से हुआ है, लेकिन घर के लोगों को उनके शव को देखते ही लग गया था कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था। उनके गर्दन के पीछे और पेट पर कट के निशान थे, वहां से खून बह रहा था। शास्त्री जी की टोपी लहू से लथपथ थी, जो आज भी उनके दोहिते के पास मौजूद है, और शास्त्री जी का शरीर फूल गया था। अब मेरा आपसे सवाल है कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई, इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता था? सिंपल सी बात है, पोस्टमार्टम करके। बताइए हाँ या ना। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि शास्त्री जी का न तो ताशकंद में पोस्टमार्टम किया गया था और न ही भारत लाकर किया गया था। ताशकंद में सोवियत संघ की ओर से पोस्टमार्टम की पेशकश हुई थी, लेकिन भारतीय मैनेजमेंट ने ही मना कर दिया था। सवाल है कि आखिर क्यों? परिवार ने इस मामले की जांच की गुहार लगाई, लेकिन जांच नहीं की गई। यह मामला संसद में भी उठा, लेकिन सरकार की ओर से कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। इस आवाज को उठाने वाले विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी समेत अनेक नेता थे। जब संसद में यह आरोप लगा कि शास्त्री जी की मृत्यु जहर देने से हुई है, तो कुलदीप नैयर को शक हुआ। कुलदीप नैयर वही जो शास्त्री जी के साथ गए थे। उसके बाद जहर वाला मामला उछला तो कुलदीप नैयर को टीएन कोल ने अनेक बार फोन किया कि इस बात के खिलाफ बयान जारी करके इस बात को खारिज कर दीजिए, यानी कह दीजिए कि कोई जहर वहर नहीं दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि ये टीएन कोल कौन है? ये वही आदमी है जिनके कुक जान मोहम्मद ने आखिरी बार शास्त्री जी को खाना बना कर दिया था। उसके बाद जनसंघ की सरकार आने के बाद 1977 में जांच के लिए राजनायक कमेटी का गठन किया गया, यानी शास्त्री जी की मृत्यु के 11 साल बाद पहली बार कोई जांच कमेटी बनी, वो भी कांग्रेस के सत्ता के बाहर जाने के बाद। इस जांच कमेटी के सामने शास्त्री जी के डॉक्टर आर्यन चुग और उनके कुक रामनाथ को पेश होना था, जो शास्त्री जी के साथ गए थे। लेकिन गजब की बात यह है कि पेशी के एन पहले रामनाथ और डॉक्टर चुग दोनों की सड़क हादसों की वजह से मौत हो जाती है। वाह। साल 2009 में अनुज धर ने प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई डालकर जानकारी मांगी, तो पीएमओ के पास एक पन्ने के दस्तावेज के अलावा कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि उनके पास भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इतनी गजब की बात है कि एक प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, उस रात मॉस्को के दूतावास और दिल्ली में खलबली मच गई होगी, फोन बजे होंगे, उसके बाद पत्राचार हुए होंगे। इसे प्रधानमंत्री का मर जाना कोई मामूली बात थोड़ी है, लेकिन सरकार कहती है कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स यह कहकर नहीं दिए गए कि राष्ट्र के हित में नहीं है। कौन सा हित है भाई? इस मामले को लेकर अनेक किताबें लिखी गई, फिल्में बनी, लेकिन कोई कायदे की जांच नहीं हुई, जिससे यह पता चल सके कि आखिर हमारे शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था। जो 77 में कमेटी बनी, उसकी जांच में क्या मिला, आज तक पता नहीं है। अब यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण सवाल हैं। आखिर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? भारत के वो कौन लोग थे जिन्होंने पोस्टमार्टम की पेशकश ठुकराई थी? टीएन कोल के कुक ने खाना कैसे बनाया जब शास्त्री जी का कुक साथ गया था? क्या वजह थी? दूध के गिलास में क्या जहर था? शास्त्री जी के शरीर पर कट के निशान, लहू लुहान और शरीर नीला पड़ गया था। हार्ट अटैक से तो ऐसा नहीं होता। इस विषय के जानकार कहते हैं कि सब लक्षण जहर के ही हो सकते हैं और किसी के नहीं। जब इतने आरोप थे तो कांग्रेस सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई? तमाम मांगों के बावजूद ऐसा क्यों नहीं किया गया? हम ऐसे वीडियो बना देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो इस बारे में सारी कहानियां पढ़ रहा था, तो मैं भीतर से सिहर गया। क्या इस देश में ऐसा भी हुआ था? युद्ध के बाद देश का प्रधानमंत्री बाहर गया और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हाँ, यह इस देश के साथ हुआ है, हमारे शास्त्री जी के साथ हुआ है। वो शास्त्री जी जो हम सब गांव के लोगों के प्रतिनिधि थे, सीधे साधे थे। उस आदमी को वहां किसने घेरा होगा? किसकी साजिश का शिकार हुआ होगा? इस बात की कल्पना से ही मन विकल हो उठता है। आखिर सवाल किससे पूछें कि आखिर क्यों नहीं जांच हुई? यह सवाल हड्डियों में छेद कर रहा है, हृदय में शूल की भांति चुभ रहा है। कोई प्रधानमंत्री मर जाता है और उस देश के कान पर जून तक नहीं रेंगती है। आज अगर ऐसा हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन हमारे शास्त्री जी की जान इतनी सस्ती कैसे थी? क्यों नहीं शास्त्री जी की मां की चित्कार सुनी गई जब उन्होंने शास्त्री जी के शव को देखते ही कहा था कि मेरे बेटवा को जहर दिया गया है? ये तमाम सवाल आपके कलेजे को चीरने चाहिए, आपके जहन में खलबली मचाने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे काम को सपोर्ट कीजिए। बिना आपकी मदद के ऐसी वीडियो नहीं बन सकते। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पेट्रियन का लिंक है, वहाँ जाकर मेंबर बनिए और इस काम को मजबूत कीजिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।